नमस्कार, देवभूमि में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 490 और नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बता दें, उत्तराखंड में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 82,429 तक पहुंच गया। अब तक 73,818 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हुए हैं। तो फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 6,293 बताई जा रही है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना से अभी तक 1,355 लोगों की मौत भी हो चुकी है। का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें, अभी तक 1,355 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। तो उत्तराखंड के पिछले 24 घंटे के हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, जहां 490 नए केस पाए गए। देहरादून में महाकुंभ आयोजन को लेकर सरकार कई पहलुओं पर तेजी से काम कर रही है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का दावा है, जल्द ही सारे काम पूरे हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर निर्माण कार्य जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। तो कोरोना बचाव के लिए एसओपी निर्धारित कर उसका पालन किया जाएगा। शाही स्नान और व्यवस्था को लेकर अखाड़ों और साधु संतों से बात भी हो रही है। निर्माण कार्यों को अच्छी तरह से गुणवत्ता को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने को लेकर भी मंथन चल रहा है। कौन सी होंगी ये अखाड़ा परिषद और गंगा सभा बैठकर तय करती है। उससे पहले कुंभ का नोटिफिकेशन हो जाता है और कुंभ को लेकर जो तैयारी है वो पूरी तैयारी हमारी है। तो मैं समझता हूं कि जो कुंभ की तारीख है उनसे पहले जो हमारे सह स्नान होंगे, हमारी सारी तैयारी पूरी हो जाएंगी। अभी 90% से ज्यादा लगभग काम हो गए हैं। कुछ हाईवे के काम हैं जो जनवरी तक जाएंगे, कुछ इस प्रकार के जो हमारे टेम्पररी वर्क हैं कुछ वो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अच्छी तैयारी हमारी है और कुंभ के लिए जितनी सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी, सरकार पूरी उत्साह के साथ अपने साधु संतों के साथ, धार्मिक संगठनों के साथ बैठकर और समय समय पर वार्ता करके और उस सारी जो आवश्यकता है जहां उन सब को लेकर कुंभ की तैयारी कर रही है। तो कुंभ की एसओपी को लेकर हाँ, वो होंगे, वो जारी। देखिए, अभी जो भारत सरकार की गाइडलाइन है भीड़ को लेकर, अन्य प्रकार के आयोजन को लेकर, उसका पालन सभी राज्यों को मैंडेटरी करना है। करेंगे टेस्ट रिपोर्ट जो भी लोग आएंगे कुंभ में, क्या उनके लिए मैंडेटरी होगी क्या? नहीं, अभी ये विषय मैंने कहा कि जब हम शासनादेश जारी करेंगे, कुंभ का नोटिफिकेशन होगा, तब एक एक चीज एसओपी के साथ। वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पूर्व सीएम हरीश रावत को एक सलाह दी है। बता दें, चुनाव जीतने का कोई मंत्र नहीं होता, यह सलाह उन्होंने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण छोड़ें, परिश्रम आम जनता के बीच जाकर विकास और झूठ से बचने की जरूरत है। तो ऐसा सलाह के दौरान कहा। तो हरीश रावत जो पूर्व सीएम है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सलाह दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण छोड़ें हरीश, चुनाव जीतने का कोई भी मंत्र नहीं होता। तो चुनाव जीतने का कोई भी मंत्र नहीं होता, तुष्टीकरण छोड़ें हरीश, ऐसा बंशीधर भगत का कहना। लगातार आपको हम ये खबर बता रहे हैं, जहां सलाह दी है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महासचिव और बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे बुजुर्ग सम्मानित हरीश रावत जी ने मुझे प्रिंसिपल बनाने के लिए ऑफर किया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने कांग्रेस दल में ऐसा कोई नहीं देखा जिसको प्रिंसिपल बनाया जा सके। मुझे ऑफर किया है, मैं उनकी इस भावना की कदर करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ, जीतने के लिए कोई गुरु मंत्र नहीं चाहिए, जीतने के लिए चाहिए विकास। आपने कहा बिना विकास किए, मेरी पहले नैनीताल विधानसभा थी, 3 बार मैं वहां से जीता, और अब बीच में हल्द्वानी विधानसभा आई, मैं वहां से भी जीता, जो आपकी लौह पुरुष कहलाती हैं, जिनको
वहीं देहरादून में ही कृषि कानूनों पर जागरूकता अभियान चलाएगी बीजेपी। सरकार के मंत्री और पदाधिकारी जिला मुख्यालयों पर करेंगे पीसी। बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश दिए हैं। किसानों को कृषि कानूनों के लाभ के बारे में इस दौरान बताया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए, वार्ता के लिए हमारे साथ सुभाष वर्तवाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। तो सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। धन्यवाद। सुभाष जी, जिस तरीके से बीजेपी ने अब ये फैसला लिया है किसानों को समझाने का, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के निर्देश भी दिए गए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, क्या लगता है आपको किसानों पर कितना असर रहेगा इसका? देखिए, किसान बिल के संदर्भ में जो कुछ भ्रांतियां हैं या सूचनाएं या उसके लाभ के जो पक्ष हैं उसके संदर्भ में कहीं कुछ शंका है, उसके संदर्भ में पार्टी ने निर्णय लिया है कि उन जो किसान बिल के तहत जो नियम बनाए गए हैं, जो ये एक्ट आया है, उसके तहत किसानों को क्या फायदा होने वाला है जी, और किस तरह से उनके हितों का संरक्षण इस बिल के माध्यम से सरकार ने सुनिश्चित किया है, इसको लेकर एक योजना बनाई गई है जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सुभाष जी, तमाम एक लोग। बात बताइए, जैसे कि सरकार शुरुआत से ही किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, उनको विश्वास में ले रही है, तो क्या लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, जब इससे पहले इतनी वार्ता की गई, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब फायदे गिनाए जाएंगे, इसका कोई फायदा हो पाएगा? किसान मानेंगे क्या? नहीं, देखिए, राजनीतिक दलों को सतत रूप से जो है काम करना होता है और हमारे किसी इश्यू पर, किसी बिल पर, किसी योजना पर यदि कहीं पर सवाल खड़े होते हैं तो उसको लेकर राजनीतिक दल जो है उस भ्रम को दूर करने के लिए प्रयास करता है और इसी को हम कर रहे हैं कि अगर कोई योजना हम लाए हैं उसके संदर्भ में कहीं कोई सवाल है, कहीं कोई शंका है, समाधान है, तो उसको लेकर जो है हम अपनी स्थिति और उस बिल के संदर्भ में जो चीजें हैं उनको स्पष्ट करने जा रहे हैं। ये होता रहा है। चलिए, किसानों का कहना है कि हमें लिखित में आश्वासन दे दिया जाए, जब सरकार इतना श्योर है, इतना श्योरिटी दे रही है कि एमएसपी पर इतना श्योर है, तो क्यों लिखित आश्वासन नहीं दिया जा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब निर्देश देंगे, किसानों को समझाएंगे और चौपाल की भी बातें की गई हैं, तो लिखित में आश्वासन क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, अभी किसानों के बीच और सरकार के बीच लगातार जिस तरह से वार्ताएं हुई 4-5 दौर की, अभी भी सरकार की तरफ से जो है वार्ता के लिए और तमाम जो है दरवाजे खुले हैं। कृषि मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, सभी जो है कह रहे हैं कि जो है खुले मन से बात आगे भी जो है जारी रखने की मंशा सरकार रखती है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई समाधान इसका निकलेगा और सरकार कहीं पीछे नहीं हट रही है। सुभाष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से गरिमा दसवानी जुड़ चुकी हैं। गरिमा, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और चौपाल की भी बात की जा रही, किसानों को लगातार समझाने की बात की जा रही है, आप क्या कहेंगी? देखिए, किसान अनशन नहीं है। अगर आपने ये आंदोलन सही तरीके से देखा है तो आपको समझ में आएगा कि सभी किसान जो आंदोलनरत हैं ये अच्छे परिवारों से हैं, पढ़े लिखे परिवारों से हैं और इनको अपना अच्छा भला समझ में आता है। भाजपा मुझे समझ में नहीं आता हर वक्त एक शिक्षक की भूमिका में क्यों आ जाती है। क्या किसानों को पता नहीं है जो ये बिल आए हैं उनके हितकर हैं या नहीं है? पहली बार देखने को मिल रहा है। किसान जो है खुद कह रहे हैं कि हमें इतना हित नहीं चाहिए, हमारा कोई भला करने की जरूरत नहीं है और सरकार जबरन उन पर कह रही हो थोपते हुए कि नहीं हम भला करना चाहते हैं और ये किसान बिल अपना लीजिए। जो तोमर जी हैं उनके साथ तो किसान बातचीत करने पर कभी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उनके बयान इतने अटपटे और हास्यास्पद हैं। कभी वो कहते हैं नहीं किसी कीमत पर कानून वापस नहीं लिया जाएगा, हाँ इन कानूनों पर कुछ पैबंद या कुछ चल्ले हम जरूर लगा देंगे, संशोधन हम कर देंगे। किसानों के इस आंदोलन को सल्यूट करना चाहती हूँ, सलाम करना चाहती हूँ कि एक नया इतिहास उन्होंने रच दिया है और तानाशाही सरकार और तुगलकी फरमान वाली सरकार को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है और लगातार विश्व में ऐसा कहा जा रहा है कि किसान संगठनों में किसान कम है और राजनेता ज्यादा है, क्योंकि ये जब आंदोलन किया जा रहा है तो लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में कहा भी जा रहा है कि राजनेता ज्यादा है, किसान कम है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही आहत करने वाला है। भारत बंद का उन्होंने आह्वान किया तो उन्होंने सभी राजनीतिक दलों का भी आह्वान किया कि कृपया करके
कोई अपने झंडे ना लाए ताकि हमारा आंदोलन डाइल्यूट ना हो। उसके बावजूद भी अगर ऐसा कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी हैं या खालिस्तानी हैं या ये देशद्रोही हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये वामपंथी हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा फिर हिंदू मुसलमान करने पर उतर आई है, फिर समाज को बांटने पर उतर आई है। और अब छात्रों को, उसके बाद विपक्ष को, उसके बाद आपने देखा कि सीए और एनआरसी का विरोध करने वालों को, सभी को एक सिरे से देशद्रोही करार करने के बाद अब किसान भाइयों की बारी आई है। लेकिन अन्नदाताओं का जब नंबर आएगा या अन्नदाताओं की, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गरिमा। तो हमारे साथ सुभाष वर्तवाल जुड़े हुए थे और गरिमा दसौनी कांग्रेस से, सुभाष बीजेपी से, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके रेजिडेंट एडिटर फहीम तना, उनसे जानेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही, क्या लगता है किसान मानेंगे? क्योंकि किसान, फहीम मेरी आवाज मिल पा रही है? तो यहां पर शायद संपर्क टूट गया, लेकिन हम यहां पर एक बार फिर से आपको बता दें, बीजेपी लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। कृषि कानूनों के लाभ के बारे में बताया जाएगा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में लगातार चल रहे स्कूली छात्राओं के धरना प्रदर्शन के समर्थन में कई संगठनों के लोग सामने आ रहे हैं, जहां लोगों के द्वारा केंद्र सरकार के कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। बता दें कि दिल्ली में चल रहे कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन के समर्थन में पिछले 4 दिनों से बाजपुर के भगत सिंह चौक पर स्कूली छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके समर्थन में आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा, आशा हेल्थ वर्कर्स सहित क्षेत्र के अन्य युवा सामने आए, जहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की है और केंद्र सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बातों को ना मानकर यहाँ पर किसानों की बात न मानकर किसानों के साथ केंद्र सरकार अन्याय कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से प्रदर्शनकारी किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है वो मानवता को शर्मसार कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग की है और हड़ताल पर वहाँ हमारे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक हमारे वहाँ पर बैठे हुए हैं, जबकि जो केंद्र सरकार ने जो किसानों के 3 बिल पास किए हैं उसके जो है विरोध में वो लोग बैठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो है किसानों की बात को सुने। और सबसे बड़ी बात ये कि जब वो लोग किसान आंदोलन लेकर के अपना दिल्ली की ओर आ रहे थे, पानी की बौछारें, लाठीचार्ज, ये सब आंसू गैस जो छोड़ी जा रही थी वो बहुत ज़्यादा जो है असहनीय है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं इतनी ठंड में जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि सब लोग अपने घरों में रहते हैं, लेकिन किसान जो है हमारे वहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं, ना उनके पास बिस्तर है ना कुछ है, ऐसी सड़कों पे कुछ बैठे हुए हैं। आज 15-16 दिन में कम से कम 15 मौतें वहाँ पर हो चुकी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दुख की बात है हमारे लिए। ये हम लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं वो हम लोग जानते हैं, बाकी तीसरा कोई नहीं जानता है। यहाँ पर जो हमारी छात्राएं हैं स्कूल की, जो किसानों की बेटियां हैं, यहाँ पर बाजपुर में आंदोलन करने पे ये जो किसान आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर बैठी हुई थी, हम लोगों ने भी आज उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स के बैनर से जो है हम लोगों ने इनको समर्थन दिया। तो देहरादून में सत्र के पहले दिन योगाभ्यास करेंगे विधानसभा सदस्य। तो विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए कराना होगा कोविड टेस्ट। 21 से 23 दिसंबर तक ये विधानसभा सत्र चलेगा। सत्र से पहले सभी सदस्यों को और विधानसभा कर्मियों को योगाभ्यास करने से पहले कोविड टेस्ट कराना होगा। बता दें ये सभी योगाभ्यास करेंगे। विधायक आवास में कोविड टेस्टिंग होगी, इसकी व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी बता दें कि मंत्रियों का कोरोना टेस्ट उनके आवास पर ही किया जाएगा। 21 से 23 दिसंबर तक ये विधानसभा सत्र चलने वाला है, जहां योगाभ्यास भी किया जाएगा। उससे पहले कोविड टेस्ट किया जाएगा। रुड़की के मेयर गौरव गोयल एक के बाद एक विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों मेयर गौरव गोयल के खिलाफ एक पत्र झबरेड़ा विधायक द्वारा कैबिनेट मंत्री को दिया गया था, जिसके बाद उन पर जांच शुरू हो गई। इसी सिलसिले में रुड़की पहुंचे अपर जिलाधिकारी द्वारा अभिलेखों की जांच की गई है और बताया गया कि इस संदर्भ में अभी जांच चल रही है। अपर जिलाधिकारी के निगम में होने की सूचना पाकर कुछ पार्षदों को निगम के
कॉन्ट्रैक्टर उनसे मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्याएं अपर जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराई। मेयर गौरव गोयल पर आरोप लगाया गया है कि जानबूझकर ठेकेदारों का पेमेंट रोका जा रहा है, उनकी फाइलें पास नहीं की जा रही। यहाँ पर जो भुगतान की व्यवस्था है, हम लोग ठेकेदार हैं, यहाँ भुगतान की व्यवस्था बिल्कुल खराब कर दी गई है महापौर द्वारा। और जिस फाइल पे, हर फाइल पे नहीं लिख रहे, वो जिस फाइल पे माल पहुंच गया उस फाइल पे तो वो फाइल तो आगे बढ़ गई भुगतान के लिए, और जिस फाइल पे माल नहीं पहुंचा उसमें मेरा निरीक्षण होगा। चलो आप निरीक्षण करो, ठीक है, आप टेक्निकल जो भी यहाँ के अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से देखेंगे कि वो टेक्निकल आदमी तो है नहीं मेरे साथ, और ना उन्हें लिखने का अधिकार है। ठीक है, अगर वो इस बात को प्रूव करें कि मुझे लिखने का अधिकार है, जांच करें, साइडों की जांच करें, आप सब ठेकेदारों की साइडों की जांच करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एडीएम साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दे दिया कि हर संभव जो भी कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जांच। वेस्ट बंगाल जी ने नगर निगम के महापौर के खिलाफ एक शिकायत की थी, उसी की जांच के सिलसिले में मैं यहाँ पे आया। अभी तो अभिलेख देखे गए हैं, अभी कोई निष्कर्ष जाना कोई जो समस्याएं बताई गई हैं वो मैंने ले ली हैं, देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। साल हमारे निर्वाचित बोर्ड को आपने देखा होगा नगर निगम को हो चुका है, उसमें केवल एक ही साल में एक ही मीटिंग हुई है, उससे बहुत कार्य बाधित हो चुके हैं। इसलिए हमने डीएम साहब को ये कही, मेरे सामने पहले भी बोर्ड की मीटिंग करी, 2 या 3 बार कैंसिल कर दी। और ये प्रावधान है 3 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए, साल में एक मीटिंग हुई है, जब से 1 साल। वही सरोवर नगरी नैनीताल में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का स्कूल शेरवुड कॉलेज एक बार फिर से विवादों में घिरता नजर आ रहा है। स्वामित्व और प्रधानाचार्य के पद को लेकर विवाद स्कूल के गेट पर पहुंच गया, जिसके बाद स्कूल गेट में हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। मामले के अनुसार आगरा डायसिस ने पिछले दिनों स्कूल के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू को हटाकर अन्य विद्यालय में प्रधानाचार्य रहे पीटर ई मैनुअल की नियुक्ति की थी। नए प्रिंसिपल के रूप में इनको यहां पर नियुक्त किया गया था। मैनुअल का कहना है कि 22 नवंबर को वो अपना चार्ज संभालने के लिए विद्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद मैनुअल ने कोर्ट की शरण ली। इस पूरे मामले में शेरवुड कॉलेज के प्रधानाचार्य अमरजीत संधू का कहना है कि 2010 के बाद शेरवुड कॉलेज सोसाइटी द्वारा शेरवुड कॉलेज का संचालन किया जा रहा है, जिसके चेयरमैन पिछले 150 वर्षों से अलग अलग संस्थाएं रही हैं। हमें आदेशित किया गया था, जो शेरवुड के नाम प्रिंसिपल है, नए प्रिंसिपल सर, इनके द्वारा शेरवुड में एंट्री करनी है, तो हमें उसके लिए प्रोटेक्शन देना था। तो आज हम लोग सारा फोर्स लेकर के यहाँ पर गेट पर आए थे इनको एंट्री करने के लिए शेरवुड में। तो यहाँ पे गेट पर ताला लगा हुआ है और गेट के पीछे जो इनके सारे एम्प्लॉय इकट्ठे हो गए हैं, इनके द्वारा प्रिंसिपल सर को जो है एंट्री करने नहीं दिया गया है। और अभी बातचीत लगातार जारी है, अभी जैसी होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साहब 2010 के बाद यहाँ पर हमारी सोसाइटी है, जो शेरवुड कॉलेज सोसाइटी है, वो शेरवुड का संचालन करती है, और उसके जो चेयरमैन हैं, अगर आप पिछले 150 साल में देखोगे तो अलग अलग भिन्न भिन्न रहे हैं। बिशप ऑफ लखनऊ रहे हैं, बिशप ऑफ दिल्ली रहे हैं, बिशप ऑफ आगरा रहे हैं, उससे पहले यहाँ के प्रिंसिपल रहे हैं। 2010 में ये सोसाइटी विवादित हो गई, और ये जो बिशप ऑफ आगरा जो रेवरेंड हाबिल हैं, ये यहाँ के चेयरमैन, विधिक चेयरमैन नहीं है। हमारे पास डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स एंड सोसाइटीज हल्द्वानी का हमारे पास एक आरटीआई है कि ये आदमी बहरूपिया है, ये आदमी वहाँ का चेयरमैन नहीं है। अब फिर इसने एक किसी व्यक्ति को लेकर उसके नाम पे इशू कर दिया, वो हाई कोर्ट गया, उसने अपने पर्सनल कैपेसिटी में, पीटर मैनुअल ने अपने पर्सनल कैपेसिटी में, सिंगल कैपेसिटी में वो ऑर्डर लिया है, जो कहता है कि तुम्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और यहां पर आपके सामने कितने लोग आए? 18 लोग ही आए यहां पे बलवा करने। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस इनसे मुतासर इतना क्यों थी? ये पुलिस इतना इनसे क्या दबी हुई थी कि वो आके हमें डरावा दे रही है कि हम आपका ताला काट देंगे, हम वाटर कैनन कर देंगे, हम यहाँ पर पीएससी बुला लेंगे, हम यहाँ पर कोई क्या हम कोई टेररिस्ट कैंप है? देखिए, पास पुलिस फोर्स आई है। मैं इस दौरान इंटरिम प्रिंसिपल अपॉइंट करा गया हूँ बाय द राइट रेवरेंड डॉक्टर पीपी हाविल, जो हमारे बिशप हैं आगरा डायसिस के और चेयरमैन भी हैं शेरवुड कॉलेज के। आप लोग देख रहे हैं कि हम पिछले इस ठंड में 3-4 घंटे से खड़े हैं। कोर्ट ऑर्डर, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ
कि हमें एंट्री दे दी जाए कॉलेज के अंदर। आप सबने देखा है कि इस दौरान खड़े होते हुए भी हमें प्रवेश नहीं। विधायक गणेश जोशी ने मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति और सर्किट हाउस बनाए जाने को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम मसूरी को जगह के बारे में पूरी जानकारी लेकर रिपोर्ट देने को कहा है। निरीक्षण के बाद विधायक गणेश जोशी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति मसूरी में स्थापित की जानी है, जिसको लेकर लगातार कवायद की जा रही है। इसे लेकर उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया है। राज्य का निर्माण जिस महान शख्सियत ने किया, देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की 25 तारीख को जयंती है। पूर्व में नगर विकास मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि उनके मूर्ति यहाँ पर लगाई जाएगी। आज हमने एमडीए के अधिकारियों के साथ में नगर पालिका और यहाँ के एसडीएम के साथ एक जगह चयनित की है और जानकारी में आया कि जगह नगर पालिका की है, जो लीज पर किसी संस्था को दी गई थी और उसकी लीज समाप्त हो गई है। सोमवार को उनके पेपर की हम एक्सपेक्ट करा लेंगे और शीघ्र ही यहाँ पर एमडीए द्वारा फसाड लाइट, अंडरग्राउंड केबलिंग, जो अन्य भी विकास कार्य है, उसका लोकार्पण शिलान्यास माननीय मदन कौशिक जी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। वही मसूरी देहरादून मार्ग मसूरी झील के पास 3 बाइकों में अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों द्वारा बाइक में लगी आग को बुझाने की पूरी कोशिश की गई, तब तक बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। बता दें, घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक पर लगी आग के कारणों का पता लगाने में जुट गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां पर बाइक में अचानक आग लग गई। पुलिस हालांकि कारणों का पता लगा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 3 बाइक्स थी जिनमें अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा। हालांकि पुलिस अभी भी पता लगा रही है, लेकिन कारण सामने नहीं आए कि किन कारणों के चलते इन बाइक्स में अचानक आग लगी। दुकान में लग जाएगा। अरे दुकान गेहूं का उपयोग अब तक भोजन में सभी ने किया है। अब वैज्ञानिकों ने काला गेहूं तैयार किया है। ये किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही औषधि के रूप में भी लाभकारी होगा। काला गेहूं उगाने की शुरुआत अब क्षेत्र में हो चुकी है। किसान काला गेहूं की खेती कर ज्यादा उत्पादन तो ले ही सकते हैं, इसके अलावा लोग काला गेहूं खाकर तमाम बीमारियों से बच भी सकते हैं। काला गेहूं पर रिसर्च नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नाबी मोहाली पंजाब में किया गया है। तो इसके बाद काला गेहूं तैयार किया गया है, इसीलिए इस गेहूं का नाम भी नाबी एमजी रखा गया है। ये गेहूं शुगर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी, तनाव समेत 12 बीमारियों में मददगार साबित होगा। बीज मैंने मंगाया है सुल्तानपुर से। ऑनलाइन मैंने संपर्क किया था, तो अपनी माटी करके एक जितेंद्र यादव हैं, तो उनसे मेरा संपर्क हुआ, तो उन्होंने ये बीज मुझे यहाँ पे सप्लाई दिया है। और जैसे अगर इसकी गुणवत्ता की बात करें तो मैंने भी इसका बहुत रिसर्च किया है। तो रिसर्च के हिसाब से इसमें जैसे आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, ग्लूटामिन इसमें कम है, तो बहुत सारी बीमारी में लाभदायक हो सकता है, जैसे कि शुगर हो गया और तुम्हारा ब्लड प्रेशर हो गया और क्या बोलते हैं इसको, अर्थराइटिस हो गया। इस टाइप की बीमारी में ये काफ़ी कारगर सिद्ध